हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ANTS-PT6 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, 51 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन गैल्वेनिक सेल ये दिया हुआ है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, Cu सॉलिड्स है, Cu+2 एक्वस 1 मोलर, Ag+1 मोलर Ag। ठीक है, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल इन द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट दो तरीके से होता है। तो एक्सटर्नल सर्किट से वो होता है जिसमें हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलता है ना। यानी कि अभी इसमें जो है जैसे देखिए ये रिएक्शन अगर हम लोग लिखेंगे तो कॉपर से क्या होगा, कॉपर +2, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और सिल्वर प्लस, ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सिल्वर सॉलिड। ठीक है, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन हमको ये मिल जाएगा, कॉपर सॉलिड +2 Ag प्लस एक्वस, ठीक है, इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा, कॉपर +2 एक्वस +2 Ag सॉलिड। तो इलेक्ट्रॉन का हमेशा जो होता है एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इस पर क्या होता है, रिडक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा एनोड यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल जो होगा ना कॉपर से लेकर के, कॉपर से जाएगा आपका, ठीक है, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, एनोड से कैथोड, एनोडिक पार्ट कौन सा है हमारा, कॉपर, ठीक है, और कैथोडिक पार्ट कौन है हमारा, सिल्वर। तो इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल इन एक्सटर्नल सर्किट कॉपर टू सिल्वर, यानी कि ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है, द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डेनियल सेल, जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड इन अ कनेक्टेड इज। ठीक है, तो पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, करंट का पासिंग क्या होगा। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एनोड से लेकर के कैथोड में जाएगा। ठीक है, और जो करंट होगा, करंट आपका कैथोड से एनोड में जाएगा। ठीक है, तो कैथोड से एनोड यानी कि उसका रिवर्स चलेगा। इसमें हमारा डेनियल सेल में जो जिंक होता है, ठीक है, जिंक जो होता है एनोड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और जो कॉपर है ये हमारा कैथोड की तरह एक्ट करेगा। तो हमारा क्या होगा, कैथोड से एनोड जाएगा यानी कि कॉपर से जिंक जाएगा, कॉपर से जिंक यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कॉपर टू जिंक फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल, इंटरनल नहीं, इनसाइड नहीं है, आउटसाइड बोल रहा है। ठीक है, तो कॉपर टू जिंक हो जाएगा यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है, गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन, Fe+2, E0 की वैल्यू दिया हुआ है, I2+2 इलेक्ट्रॉन, I- दिया है, इसका E0 की वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है E0 सेल फॉर द सेल रिएक्शन। इस बहुत सिंपल है, इसको आप बना लीजिए, Fe+3 है ना, +1 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ रिएक्शन है, Fe+2। ठीक है, अब यहाँ पर I2+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2I-। ठीक है, इसका E0 दिया हुआ है 0.771 वोल्ट, इसका E0 दिया है 0.536 वोल्ट। ठीक है, अब हमको अगर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या एक काम हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, लेकिन हमको Fe+3 तो चाहिए ना, तो Fe+3 चाहिए तो हमको इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको उल्टा करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा I-, ठीक है, से I2+2 इलेक्ट्रॉन, और अगर यहाँ पे 2 तो इसका E0 जो होगा वो हो जाएगा -0.536 वोल्ट। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा सेकेंड रिएक्शन, ये हमारा एनोडिक हो जाए, ये हमारा कैथोडिक हो जाएगा, ये हो जाएगा एनोडिक। तो बस कुछ करना नहीं है, बस ये हमारा ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो E0 में मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि E0 जो है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग कैंसिल करा देंगे, ये वाला रिएक्शन जो मिल जाएगा जो हमको सामने लिखा हुआ है, यानी कि 2Fe+3 + 2I- इज इक्वल टू 2Fe+2 + I2। अब इसके लिए जो होगा E0 सेल होगा, जैसे हमने रिएक्शंस को जोड़ा है वैसे ही हम लोग एकदम एज इट इज E0 वैल्यूज को भी जोड़ देंगे हाफ रिएक्शन का। तो बस ये इसमें कहीं 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमारा हो जाएगा 0.771 - 0.536, मतलब जोड़ ही रहे हैं लेकिन ये माइनस साइन के साथ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.235 हो जाएगा, और सिंपल हमारा इसमें कैलकुलेशन भी लिख दिया है, इसमें कैलकुलेशन आपको करना भी नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन खुद ही करके दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है, विच वन विल लिबरेट Br2 फ्रॉम KBr। देखिए ऐसा होता है ना कि लेफ्ट टू राइट जानते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है, और रिड्यूसिंग पावर जो है रिड्यूसिंग पावर घटता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं बेटा, ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर जो होता है उसका उल्टा हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है घटेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ऑर्डर होगा वो F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, ठीक है। तो जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, ठीक है, जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, और जो ब्रोमीन है वो सिर्फ आयोडीन को कर सकता है ना। I2 जो है वो Br माइनस को नहीं कर सकता है, Br2 Cl माइनस को नहीं कर सकता है, और Cl2 जो है F माइनस को नहीं कर सकता, इवन F माइनस को कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर अगर रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो सबसे कम हो जाएगा F माइनस, ये वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। तो अमॉन्ग द हैलोजन I माइनस इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और अमॉन्ग द हैलोजन F2। अमॉन्ग द हैलोजन क्या पूरे के पूरे नॉन ग्रुप एलिमेंट में ये सबसे ज़्यादा हमारा क्या किसका हो जाएगा, F2 का हो जाएगा। तो F2 हमारा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कह रहा है कि Br2 जो है किस में से कौन Br2 को लिबरेट कर सकता है, Br2 को लिबरेट क्लोरीन कर सकता है, फ्लोरीन कर सकता है। अब ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में हमारा I2 दिया है, नहीं हो पाएगा, HI तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, SO2 भी नहीं करेगा, तो Cl2 करेगा। Cl2 का रिएक्शन अगर हम लोग पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ करा देते हैं बेटा तो ये हो जाएगा 2KCl, ठीक है, और Br2, ठीक है। तो Br2 को लिबरेट करने वाला कौन है, क्लोरीन, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा C करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। 55 क्या बोला जा रहा है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल आर गिवन अगेंस्ट द ईच, ठीक है। सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, जिंक का दिया है -0.762, क्रोमियम +3 से क्रोमियम का दिया हुआ है -0.74, H+ का 0 होता है ना, IUPAC नहीं माना है, Fe+3 से Fe+2 का दिया है 0.77। कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी बात है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करना, जो खुद को रिड्यूस करना नहीं चाह रहा है तो वो उसका उल्टा नेचर रखेगा। उल्टा नेचर यानी कि जिंक जो है, जिंक अगर खुद को रिड्यूस कर रहा है तो वो माइनस में पोटेंशियल दे रहा, जितना ज्यादा वो माइनस में पोटेंशियल देगा रिडक्शन पोटेंशियल, उतना ही ज्यादा वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, रिड्यूस करना नहीं चाह रहा है। तो जिंक का सबसे ज्यादा इसमें क्या है, रिडक्शन, जिंक का सबसे कम SRP, जिंक +2 का सबसे कम SRP है, तो जिंक का सबसे ज्यादा SOP हो जाएगा। तो SOP जिसका ज्यादा होगा वो उसका रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होगा, खुद को ऑक्सीडाइज ज्यादा करेगा तो वो सबसे ज्यादा दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो इसमें जिंक का जो है ना, जिंक अगर जिंक सॉलिड से जिंक +2 अगर हम लोग इक्वस लिखेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा E0OP जो है इसका आएगा +0.76 वोल्ट। तो अगर हम लोग इसका SRP दिया है तो इसका SOP लिख देंगे सभी का आराम से। तो जिसका SOP सबसे ज़्यादा होगा वो खुद को ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जिंक इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये क्या बोला जा रहा है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ वैल्यू इज CFSE डेल्टा O फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। इसमें क्या है ना बेटा कि ये 1 2 3 दिया हुआ है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया है, रेनियम का कॉम्प्लेक्स दिया है, इरिडियम का कॉम्प्लेक्स दिया है। इसका सिंपल सा ट्रिक बताते हैं हम लोग, है ना। ये ग्रुप 9 के एलिमेंट है ना। कौन रहेगा, आयरलैंड, ठीक है। तो ये हमारा 3D सीरीज का है, ये हमारा 4D सीरीज का है, ये हमारा 5D सीरीज का है। तो जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ठीक है, यानी कि जो हमारा इस तरीके से जो ये हमारा डीजनरेट ऑर्बिटल में होता है, फिर थोड़ा सा स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में इस तरीके से होता है, 6 लिगेंड ऐड करते हैं तो हमारा T2 और EG ऊपर चला जाता है और T2G नीचे चला जाता है, ठीक है। इसमें ये हमारा T2G हो गया और ये हो गया हमारा EG। कह रहा है कि डेल्टा O यानी कि ये वाली जो वैल्यू है किसकी ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे इसकी CFSE वैल्यू यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू ना,
दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा। एक होता है CFSE का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि जो गैप है उस गैप की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर अमोनिया 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 सब में फिक्स है, चार्ज भी फिक्स है, तो चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारा नीचे आने पर इसकी बढ़ती है। इरिडियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर रेनियम का, फिर कोबाल्ट। नीचे आने पर क्या होता है, नेचर ऑफ मेटल के हिसाब से जो सबसे नीचे वाले एलिमेंट होते हैं उनका हमारा डेल्टा O की वैल्यू यानी कि स्प्लिटिंग वैल्यू ज़्यादा होती है फॉर सेम लिगेंड एंड सेम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा थर्ड, फिर हो जाएगा सेकेंड, फिर हो जाएगा फर्स्ट। ये डेल्टा की वैल्यू है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 3, 2, 1, ऐसा ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या बोला जा रहा है, ग्लाइसिनेट आयन इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ग्लाइसिनेट आयन इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। हाँ, ये असर्शन तो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ग्लाइसिनेट आयन बेटा होता है NH2 है ना, लोन पेयर इस तरीके से CH2 C डबल बॉन्ड O-। तो बेटा एक तो लोन पेयर, यहाँ पर 3 लोन पेयर होता है ना, तो इसमें से एक हो गया ये ऑक्सीजन डोनर, एक हो गया नाइट्रोजन डोनर। तो ये अनसिमेट्रिकल तो है ही, ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल है, और 1 और 2 बाइडेंटेड भी है। ठीक है, बाइडेंटेड भी है और अनसिमेट्रिकल भी है, तो असर्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। अब रीजन में बोल रहा है, रीजन क्या बोल रहा है, ग्लाइसिनेट आयन इज ए कॉन्जुगेट बेस ऑफ ग्लाइसिन। ठीक है बेटा, तो ग्लाइसिन जो होता है वो ये होता है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें से अगर हम लोग H+ निकाल देंगे, ये एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये हमारा इसी तरह से बनेगा। तो ग्लाइसिन इसको बोलते हैं बेटा। तो ये तो हो, ये ग्लाइसिन हो गया और ये ग्लाइसिनेट आयन हो गया। ठीक है, ये ग्लाइसिनेट आयन हो गया। तो ग्लाइसिनेट आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ग्लाइसिन, ये भी करेक्ट है। बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं एक्सप्लेन कर रहा है ना, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये बस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है ना। इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। पहला ऑप्शन दे रहा है ऑप्टिकल आइसोमर कार्य कौन सा शो करेगा, CONH3 ट्वाइस EN ट्वाइस +3 CO ट्रांस, ये सिस फॉर्म इसका कह रहा है शो करेगा, और ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म तो शो करता ही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म नहीं शो करेगा। ये इसमें थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, C और D तो नहीं शो करेंगे, क्योंकि C और D में क्या है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो है ना अमोनिया ही है, तो सभी अमोनिया है, तो आराम से कई सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। अगर इसका ट्रांस बनाओ चाहे सिस बनाओ, है ना, कुछ भी बनाओ बेटा, है ना, D वाले में अगर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, बना करके देख लीजिए आप, COH2O4 है ना, H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, और यहाँ पर 2 Cl, ठीक है बेटा, ये अगर बनाओगे तो ये +3, तो ये तो हमारा इधर से आपका क्या मिल गया, देखिए मैं दूसरे कलर से आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आपका ऐसे ही अगर इसको कट करेंगे तो ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जा रहा है आराम से। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो D तो नहीं हो सकता है। ठीक है, C भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि C में क्या हो रहा है, C में सारे के सारे अमोनिया हैं, तो आप इतना तो इमेजिन कर ही सकते हो कि हर जगह अगर हम लोग अमोनिया रखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसका सिस फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, इसका सिस फॉर्म बनाते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका सिस फॉर्म बनाएंगे, A और B ऑप्शन चेक कर लेते हैं, है ना, A ऑप्शन में होगा आंसर हमारा, लेकिन कैसे होगा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे इसका अगर हम लोग सिस फॉर्म बनाएंगे बेटा, तो इस तरीके से ना, EN जो है हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इस तरीके से होएगा। ठीक है, एक इस 90 डिग्री पर हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अमोनिया, ठीक है, और ये हमारा इस तरीके से बना लीजिए +3। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप कट करो, चाहे यहाँ से कट करो, चाहे यहाँ से करो, नहीं मिलेगा। तो इसका अगर हम लोग अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो आराम से हमारा बन जाएगा मिरर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, अमोनिया, ठीक है, इस तरीके से इसको बना लीजिए, EN बाइडेंटेड लिगेंड इथिलीन डाइअमाइन। ठीक है, इसको हम लोग इसके लोकेशन को तो चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका +3 चार्ज है, तो
तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। अब बी क्यों नहीं हुआ ये भी हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। बी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर इसका हम लोग ट्रांसफॉर्म बनाते हैं बेटा तो CO EN EN इसको ऐसे रख दो, क्योंकि EN EN तो एक साथ ही जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर रख दीजिए आप अमोनिया, है ना, यहाँ पर भी रख दीजिए अमोनिया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, यहाँ +3 चार्ज है। यहाँ से अगर आप कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ही ज़्यादातर देखोगे, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने में आपको टाइम लगेगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने से ही आपका काम हो जाता है। तो सी और डी होगा नहीं, ए हो जाएगा हमारा, बी हो नहीं सकता है, ट्रांसफॉर्म नहीं। वो तो खैर एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है, उसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। 59 क्या बोला जा रहा है, ए सॉलिड +2b+1 इज इक्वल टू A+2 + 2b सॉलिड, है ना। ये रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं, ए सॉलिड +2b पर +1, ये ऑब्वियसली एक्वस फॉर्म में ही होगा, इज इक्वल टू A+2 एक्वस +2b सॉलिड, है ना। तो अब इसमें A से A+2 यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया, और यहाँ पर 2b+ से 2b, यानी कि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा बेटा वो 2 हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है Kc हैज़ बीन फाउंड कितना 10⁻12 देन E0 सेल, ठीक है। तो बेटा अगर इसको ऑब्वियसली अगर Kc की वैल्यू बोला है तो E सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, E सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो E0 सेल बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपका 0.059 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी Kc हो जाएगा, ठीक है। E0 सेल ही पूछ रहा हम लोग, इसको हम लोग 0.06 लिख लेते हैं राउंड ऑफ में, थोड़ा ऑप्शन भी हमको देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा वो 2 हो जाएगा, लॉग Kc की वैल्यू 10⁻12 दिया है, 12 आगे आ जाएगा, 0.03 इंटू 12 कितना हो जाएगा 0.36। मतलब अगर ये 0.059 लेंगे तो थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आंसर 0.36 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, एकदम थोड़ा सा कम आएगा बेटा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ रिप्रेजेंटेड बिलो। Pt से H2 गैस H+, ये हमारा कंसंट्रेशन सेल का सवाल है, ठीक है। और इसमें हमको इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज किया गया है, ठीक है। तो अब इसमें बहुत ही प्यार से हम लोग करेंगे, इसका हम लोग पहले सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं, Pt सॉलिड, ठीक है, H2 गैस, ठीक है, H+ एक्वस, इसका कंसंट्रेशन दिया है 10⁻8 मोलर, डबल स्लैश, है ना, सॉल्ट ब्रिज, और उसके बाद H+ 10⁻³ लिख देंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग इसको H2 गैस, फिर Pt सॉलिड, ठीक है। ये कंसंट्रेशन सेल है। तो कंसंट्रेशन सेल जब भी हाइड्रोजन के लिए, तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, ई सेल बराबर 0.059, है ना, pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। तो pH निकालना बड़ा प्यार से बेटा, इसका pH निकाल दीजिए, pH ऑफ एनोड कितना आएगा 10⁻8 का 8 ही आएगा, इसका pH निकाल दीजिए, pH ऑफ कैथोड कितना आएगा 3 आ जाएगा, है ना। तो 0.059, या इसको हम लोग क्या करते हैं 0.06 ले लेते हैं, ठीक है, और 8 - 3 कर लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.06, यानी कि 0.30 समथिंग आएगा, 30 वोल्ट। अब इससे थोड़ा सा कम आएगा 0.295, यानी आंसर हमारा हो जाएगा सी। अब इसमें बेटा क्या है ना कि थोड़ी सी भी अगर आप मिस्टेक करोगे, है ना, अब ये फॉर्मूला तो डिराइव है बेटा, अभी इसको नॉन सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। फिर H2 का, यहाँ पर H2 का जो प्रेशर है हम लोग 1 माने हैं, क्योंकि 1 इसमें कुछ दिया नहीं है तो 1 मान करके चलते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज किया है, इलेक्ट्रोड यानी कि हाइड्रोजन गैस का प्रेशर चेंज नहीं किया है, तो हम लोग इसको 1 मानेंगे, ठीक है। और नॉन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो यही हमारा एक फार्मूला निकल करके आता है। तो इस फार्मूले को अगर जो लोग नहीं पढ़े होंगे उसको ध्यान रखिएगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर 112 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP collect at cathode in 96.5 सेकेंड, द करंट पास्ड इन एम्पियर इज। देखो बेटा एक तो सिंपल फार्मूला है फैराडे फर्स्ट लॉ का, W = ZIT, है ना।
तो ये भी लगा सकते हैं हम लोग, लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। W जो है मास है, Z को हम लोग लिखते हैं बेटा E अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, E अपॉन 96500 इंटू IT। हमसे पूछ क्या रहा है, करंट, है ना, I की वैल्यू पूछी है, टाइम की वैल्यू दिया हुआ है, W नहीं दिया है हमको, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस दिया हुआ है, ठीक है। तो जरा हम ध्यान से देखेंगे, अगर H2O को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, है ना, H2O को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये मिलता है बेटा H2 गैस एट कैथोड, ये हमारा कैथोड प्रोडक्ट है, और हाफ O2 गैस मिलता है एट एनोड, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ये हमारा एनोड प्रोडक्ट होता है। और इसमें अगर 1 मोल अगर हम लोग इसका 1 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारा 2 फैराडे चार्ज का रिक्वायरमेंट होता है। फिलहाल में अगर हम लोग कैथोड प्रोडक्ट की बात करें तो कैथोड पे जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है बेटा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2 गैस। यहाँ से हमको पता चलेगा कि 1 मोल H2 बनने के लिए, ठीक है, आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज का ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2 गैस हो गया, ये हो जाएगा आपका 2। हमको ये पता करना था। अब लगा दीजिए फॉर्मूला बेटा, है ना। तो फॉर्मूले में हम लोग एक काम करते हैं, W अपॉन E कर लेते हैं, है ना, और I की वैल्यू हमसे पूछा है, IT ऐसे ही रख देते हैं अपॉन 96500, ठीक है। W अपॉन E को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू I की वैल्यू पूछा है, टाइम की वैल्यू 96.5 है, अपॉन 96.5 यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, इनटू हम लोग लिखेंगे बेटा कितना, 1000, ठीक है। 96.5 अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स हमको दिया नहीं है, कह रहा है इतना वॉल्यूम है 112 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि STP पर जो वॉल्यूम होता है, STP पर जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 112 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है बेटा। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2। I निकालना है हमको, I अपॉन 1000 हो गया हमारा, ठीक है। ये 1000 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5, है ना। I की वैल्यू हो जाएगी 10 एम्पियर। इसका एक और तरीका है ना, तो 10 एम्पियर यानी ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। इसका एक और तरीका है बेटा, यहाँ से आप नंबर ऑफ फैराडे निकाल सकते थे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट अगर कोई भी प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है तो उसमें 1 फैराडे की चार्ज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट में 1 फैराडे, तो हम लोग इतना मोल्स के लिए कितना फैराडे चार्ज आएगा वहाँ से निकाल सकते, और वहाँ से हम लोग जो चार्ज आएगा उसको हम लोग I इंटू T से इक्वेट कर देते हैं, तो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये भी तरीका निकाल सकते हैं। हमने ये आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि यहाँ पर बैलेंसी फैक्टर 2 आ रहा है, यहाँ W इज इक्वल टू ZIT फर्स्ट लॉ लगा दिया हमने, यहाँ से हमने I निकाल दिया, 10 एम्पियर आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द 2 सेपरेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल containing solution nickel nitrate and chromium nitrate respectively. If the 0.3 gram of nickel was deposited in the first cell, the amount of chromium deposited in the other cell is. बेटा ये अगर सिंपल तरीके से भी, अगर NCERT वाले तरीके से जाना चाहो तो वैसे भी लगा सकते हो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे सेकेंड लॉ लगेगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ लगेगा तो आप ऐसे कर सकते हो, इक्विवेलेंट ऑफ निकल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमियम, ठीक है। तो जिस तरीके का सॉल्ट बनाया है उसी हिसाब से हम लोग Ni का जो वैलेंसी फैक्टर होगा बेटा वो हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि सॉल्ट बनाया है +2 चार्ज का, है ना। और क्रोमियम का जो वैलेंसी फैक्टर होगा इस सॉल्ट के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा कितना, ये क्रोमियम का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3, ठीक है। तो बस इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लोग लगा देंगे दोनों का। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग यहाँ पर इसका दिया हुआ है 0.3 ग्राम, और इसका एटॉमिक मास हमको दिया हुआ है निकल का 59 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा बेटा, है ना। अगर आप NCERT वाला तरीका लगाते तब भी यही करना पड़ता आपको, है ना। वहाँ पर W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 करते, तो बात तो वही है बेटा। E1 को मैंने ऐसे लिख दिया 59/2, तो ये 2 पर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे वेट ऑफ क्रोमियम निकालना है हमको, अपॉन इसका एटॉमिक मास 52 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर 3, ठीक है बेटा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.1, है ना, डिवाइड कर देंगे तो। और W क्रोमियम जो है
अगर हम लोगों को निकालना है, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 59। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 0.17 समथिंग आएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट कॉजेज एन इंक्रीज इन पीएच, डिक्रीज इन पीएच, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज नन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉपर सल्फेट में है ना, कॉपर सल्फेट अगर एक्वस मीडियम में है, ठीक है, तो बेटा ऑब्वियसली जो एनोड होगा, एनोड पे हमको क्या क्या मिलेगा? एनोड पे हमको OH माइनस पार्टिसिपेंट एज मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा, क्योंकि पानी से OH माइनस आएगा। कैथोड पे क्या क्या मिलेगा? कैथोड पे मिलेगा कॉपर +2 एंड H+। ठीक है, तो ये हमने क्लास में किया था। तो इसमें एनोड पे अगर हम लोग देखेंगे तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा जो है बहुत कम है ना, और OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो OH माइनस का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा एनोड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो कॉपर +2 और H+, इसका तो हमारा SRP जो होता है ये होता है 0, है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। और कॉपर +2 का जो होता है 0.34 प्लस में होता है। तो कॉपर +2 और H+ में कॉपर +2 पार्टिसिपेट हो जाएगा, है ना, +2 इलेक्ट्रॉन। हमको तो सेल रिएक्शन लिखना है नहीं, क्योंकि नॉन इक्वेशन लगाना नहीं है। तो यहाँ हमको मतलब है कि OH माइनस जो है कंज्यूम हो रहा है, यानी OH माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? कम। ठीक है, तो POH जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और POH अगर बढ़ेगा तो pH जो है वो घटेगा। ठीक है, pH घटेगा यानी कि सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा, है ना, क्योंकि H+ कंसंट्रेशन मतलब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि H+ का हो ही नहीं रहा है और OH माइनस कम हो रहा है, तो H+ कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो pH घटेगा। ऐसे भी सोच सकते हैं कि OH माइनस कम हो रहा है तो pH हमारा घटेगा। pH घटे यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये तो गलत है ना। कैसे गलत है? कि सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैसे हो सकते हैं? जैसे अगर हम लोग MA4 है ना, MA4 ले लें, अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है बेटा, मतलब ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो ये कैसे हो पाएगा? ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि इसका ट्रांस पेयर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, और नहीं हो सकता MA3B नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, इसका भी GI नहीं शो करेगा। ठीक है, इसका भी GI नहीं शो करेगा। तो GI जब नहीं शो करेगा तो असर्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और रीजन कह रहा है इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मेटल अज्यूम sp3 तो बिल्कुल ही ब्लंडर है ना। तो रीजन जो है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर अगर आप बोलते हो, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर अगर आप बोलते हो तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DsP2। ठीक है, sp3 तो टेट्राहेड्रल का होता है। ठीक है, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ BaSO4 3.06 इंटू 10⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। अगर आप यूनिट देखेंगे तो इसकी ये कप्पा है ना, कप्पा बोलो कटप्पा बोलो, जो बोलना है बेटा बोलो। 3.06 इंटू 10⁻⁶ ओम इनवर्स को हम लोग, है ना, रेजिस्टेंस का इनवर्स है, यानी कि वो कंडक्टेंस हो जाएगा। कंडक्टेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, कंडक्टेंस टू सेल कांस्टेंट, यानी S सेंटीमीटर इनवर्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओम इनवर्स को। ठीक है, S बोल सकते हैं। और कह रहा है कि स्मॉलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा m की वैल्यू दिया हुआ है बेटा कितना? 1.53, है ना। ओम इनवर्स को अगेन हम लोग S लिखेंगे, साइमन, है ना, S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा। अब पूछा क्या हमसे? KSP ऑफ BaSO4, तो लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 K अपॉन, यहाँ होता है मोलैरिटी। अब लेकिन BaSO4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्युबिलिटी। तो क्योंकि Ba+2 और SO4 डबल माइनस होता है, ठीक है, तो इसके लिए मोलैरिटी का मतलब इसका सॉल्युबिलिटी होगा। तो यहाँ पर हम लोग S लिख दे रहे हैं, तो S निकालेंगे बेटा, तो 1000 इंटू K की जगह लिखेंगे 3.06 इंटू 10⁻⁶ अपॉन लैम्डा m की वैल्यू 1.53 लिखेंगे। तो ये आराम से देखोगे तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा S की वैल्यू, यानी कि सॉल्युबिलिटी यानी कि मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻³
और अगर इसका KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बेटा तो 1:1 टाइप का सॉल्ट है, तो ये हो जाएगा S स्क्वायर यानी कि 2 × 10⁻³ का स्क्वायर यानी कि 4 × 10⁻6। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या बोला जा रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन KCl इज ओम इनवर्स इतना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब अगेन वो पिछले जैसे क्वेश्चन का ही है, मोलर कंडक्टेंस है ना। कभी कभी इसको मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं ना, तो दोनों बोल सकते हैं। और हमें अगर नहीं समझ में आता है तो हम यूनिट देख करके पहचानते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, एस सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स जो होता है वो लैम्डा एम की यूनिट होती है। तो हमसे लैम्डा एम पूछ रहा है बेटा, है ना, और हमको मोलैरिटी दिया हुआ है कितना, 10⁻, कितना, -2। ठीक है, और इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये होता है कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा की वैल्यू कितना है, 14 × 10⁻⁴। ठीक है, 14 × 10⁻- हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो लैम्डा एम निकाल लीजिए बेटा, लैम्डा एम क्या हो जाएगा, 14 × 10⁻1000 के फॉर्मूला लगा दीजिए अभी जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, अपॉन मोलैरिटी। तो 14 यहाँ पर 1000 × 14 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा आपका 14 × 10⁻⁻1 और इंटू 10⁻+2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 140 आंसर। ठीक है, 140 ये हो जाएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। खुद ही पहले यूनिट लिख दिया है तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या बोला रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वाज फाउंड 210 ओम। ठीक है, यूजिंग द कंडक्टिविटी सेल ऑफ सेल कांस्टेंट 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स, मोलर कंडक्टेंस है ना। मोलर कंडक्टेंस अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या था कि आपका कंडक्टिविटी होता है ना, अमोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यूनिट भी हमको दे रखा है ना, महो का मतलब ओम इनवर्स यानी कि एस। ठीक है, तो इसका हमको निकालना है, लैम्डा एम निकालना है बेटा। अगेन वही फॉर्मूला 1000 के अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी हमको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो मोलैरिटी की वैल्यू दे, के का जो फॉर्मूला होता है बेटा कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, C × L/A। तो C हमको तो नहीं पता है लेकिन हमको रेजिस्टेंस पता है, तो हम इसको 1/R × L/A लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 1/R की वैल्यू दिया है 1/210। ठीक है, R की वैल्यू हम लोग ऐसे लिख देंगे, इंटू L/A की वैल्यू दिया है 0.66। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग उठा करके यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1000 × 1/210 इंटू 0.66 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी की वैल्यू 10⁻⁻2 यानी कि 10⁻²। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 100। ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अप्रॉक्स में 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ना, 3.14 समथिंग के आसपास आएगा इंटू 100। ये अप्रॉक्स में 314 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 28। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या बोला जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड टू प्लेटिनम आयन। बहुत आसान सवाल है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, EN जो है था बेटा, EN का मतलब होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए, इथिलीन डाई अमाइन। ठीक है, NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये डाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है हमारा। ठीक है, वो भी 2 टाइम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा 2 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 EN का यानी कि 4 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड कितना हो जाएगा, लिगेंड मतलब मेटल को 6 × 2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इतना आसान सवाल था। ठीक है, EN हमारा टोटल मिला करके कितना डोनेट करेगा, है ना, 2 EN है तो 2 EN 2 4 डोनेट करेगा। ठीक है, मतलब 4 हो जाएगा, 4 लोन पेयर हो जाएगा और 2 क्लोरीन का लोन पेयर, 6 लोन पेयर यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, ये कह रहा आउट ऑफ फॉलोइंग विच
विच लिगेंड इज अ पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड एक्सेप्टर होता है बेटा। पाई एसिड एक्सेप्टर जो होता है सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसके पास अगर हम लोग ध्यान से देखें कार्बन का कन्फिग्रेशन, ठीक है, तो 1s2 2s2, ठीक है, और 2p2, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन देखें, ठीक है, 2s, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना देगा, ये लोन पेयर डोनर के रूप में तैयार रहेगा, है ना, और ये एक वैकेंट ऑर्बिटल भी रहेगा। तो होता क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है, ये एक बॉन्ड तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बना देगा और एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड बना देगा, ठीक है। बाकी इसके पास तो 2 लोन पेयर होता ही है, और एक लोन पेयर जो होता है, ठीक है, ये मेटल को देने के लिए तैयार रहता है। फिर ये कहता है कि भाई हमारे पास जो है ना एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसको पाई बॉन्ड से, इसको बैक बॉन्डिंग से डोनेट करता है। ऐसा ना ही अमोनिया के साथ है, ना ही ऐसा आपका Cl- के साथ है, ना ही H2O के साथ। अगर साइनाइड रहता तो वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। कह रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए में अभी हमने जब शुरुआत में किया था डिस्कशन तो उसमें यही था कि जो ए होगा इसमें हमारा 4 अमोनिया है, ठीक है। इसका अगर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे बेटा, ऑप्शन ए का अगर बात करेंगे, 4 अमोनिया, NH3 4, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर का बना दो, और ये 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो इसमें जो है ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें हमारा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बाकी जो बी ऑप्शन है ना, एक बार हम लोग बी ऑप्शन भी बना करके देख ही लेते हैं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन में कह रहा है CO ऑक्सिलेट का 3- क्रोमियम है। तो ऑक्सिलेट बेटा अगर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सिलेट OX इस तरीके से, ठीक है, OX ऐसे, ठीक है, 3- इस तरीके से। इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसका नहीं मिलेगा। जैसे CO थ्राइस का मिल जाता है वैसे इसका भी होगा। तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और सी ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो सी ऑप्शन में कह रहा है OX ट्वाइस NH3। तो अगर इसका ये है ना द डाइडेंटेड, है ना, डाइडेंटेड में है तो इसका सिस फॉर्म शो कर सकता है, इसका ट्रांसफॉर्म नहीं करे। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो इसका मतलब इसका कोई एक फॉर्म तो शो कर ही सकता है ना। बाकी ये CO NH3 ट्वाइस H2O ट्वाइस, है ना, इसमें भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, यानी कि डी ऑप्शन भी हमारा शो करेगा, है ना, और सी ऑप्शन भी शो करेगा और बी ऑप्शन भी शो करेगा। ए ऑप्शन कह रहा नहीं शो करेगा, कौन सा नहीं शो करेगा, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन CO ट्वाइस Br2, ठीक है बेटा, CR है, ठीक है। तो क्रोमियम है तो क्रोमियम में कह रहा है कितना आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे जिसमें इसका सिस फॉर्म शो करता है बेटा ना, तो सिस फॉर्म शो करता है, ट्रांसफॉर्म नहीं शो करता है। तो कह रहा है टोटल कितना होगा, ठीक है। टोटल अगर हम लोग GI और OI को बना के भी देखेंगे तो इसका सिस और ट्रांस तो शो करेगा, ठीक है। जैसे अगर इसका सिस वाला अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सिस वाले स्ट्रक्चर में अगर इस तरीके से आएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे EN लगा दीजिए, यहाँ पे EN लगा दीजिए, ये हो जाएगा सिस और यहाँ हो जाएगा ब्रोमीन और यहाँ हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। ये सपोज अगर हमारा सिस डी आइसोमर हो जाएगा, लेट सपोज सिस हो जाएगा, तो ये हमारा क्रोमियम का सिस L आइसोमर हो जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ पे EN इस तरीके से लगा दीजिए, EN, ठीक है, इस तरीके से हमारा EN हो जाएगा। तो ये हमारा सिस सपोज डी आइसोमर है। अब डी और एल हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, अगर ये एल होगा तो ये डी होगा उसका मिरर इमेज, ठीक है। तो हम डी मान के सिस डी आइसोमर, तो यहाँ पे सिस फॉर्म ही होगा इसका, लेकिन एल आइसोमर होगा क्योंकि मिरर इमेज है, ठीक है। और इसका जो एक ट्रांस भी बनेगा बेटा, तो ट्रांस वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा नहीं, अरे ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं,
तो ट्रांस में जो होगा ईएन को आप अपोजिट कर दो, यानी कि 180 डिग्री पर कर दो, ठीक है, और यहाँ पर ब्रोमीन को भी 180 डिग्री पर कर दो, तो ये हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। तो ट्रांस वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसमें हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो गया और ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। ऑप्टिकल वाला सिर्फ सिस शो कर रहा है और ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन जीआई तो शो कर रहा है, तो जीआई प्लस ओआई मिला करके टोटल हमारा हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Hello everyone, welcome to the discussion of PT6. I'm युद्धजीत शर्मा, your organic गुरुजी। चलो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। Let's start from क्वेश्चन नंबर 72। हमें बोला गया है when butene is treated with dilute H2SO4 HgSO4 the product formed is। तो आप लोगों को पता है कि बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, इसको कुशेरोव रिएक्शन भी बोलते हैं या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, आप क्या कीजिए, इसमें किसी एक पर्टिकुलर कार्बन में, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस है 2 पाई बॉन्ड हमें तोड़ना है, तो आप 2 OH जोड़ दीजिए और किसी एक में 2 हाइड्रोजन। और आपको पता है कि जेम डायोल जो है ये बड़ा अनस्टेबल होता है, तो इससे हम लोग वाटर का एलिमिनेशन कर देंगे, जिससे हमारा आंसर ब्यूटेन 2ON आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 पे अगर हम लोग देखें, हमें पूछा गया है विच एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स दीज 2 कंपाउंड्स। एक आपको दिया है प्रोपानेल और एक दिया है आपको एसीटोन, ठीक है। तो किसका ओजोनोलाइसिस करने से, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन यूज करते हैं। हमारे पास है CH3 CH2 CH डबल CCH3 CH3, ठीक। तो आपको पता है अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे ओजोनोलाइसिस में, बस ऑक्सीजन ऑक्सीजन देना है, तो क्या बनेगा, प्रोपानेल और साथ में यहाँ पे आप ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे सकते हैं और यहाँ पे साइड में एसीटोन। तो यही तो चाहिए था हमें। अगर आप देखोगे दिस वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सब में आप अगर तोड़ के देखते भी हो यू वोंट गेट द सेम प्रोडक्ट, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी और सी में तो देखा देखी आप बोल ही सकते हो, कोई पॉसिबल ही नहीं है, एसीटोन का कोई सीन ही नहीं है, ग्रुप्स आप देख ही सकते हो। डी में आप बोल सकते हो सर यहाँ पे तो एसीटोन जरूर बनेगा, लेकिन आप देख सकते हो 2 कार्बन है, तो एक साइड एसिटाइल डिहाइड बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, असम। लेट्स टॉक अबाउट 74। तो हमारे पास है एसीटोन, इट इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ इथानॉल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब H+। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। हमें प्रॉपर्ली बोल दिया गया है कि ये जो इथानॉल लिया गया है, सॉरी इथानॉल लिया है, मैंने मिथानॉल बना दिया था, हमें प्रॉपर्ली बोला गया है एक्सेस ऑफ इथानॉल लिया गया है, दिस हैज बीन टेकन इन एक्सेस, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, तुम्हें पता है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये है, ये किससे अटैच होगा, इस पर्टिकुलर कार्बन से, पाई इलेक्ट्रॉन इधर, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। तो पहले तो प्रोडक्ट एक्चुअली ये बनता है, लेकिन आपको पता है कि OH जो है वो एसिड सेंसिटिव है, तो ये भी निकल जाएगा, और क्योंकि एक्सेस है तो मामला यहाँ जाके रुकेगा, या आप इसको OC2H5 भी लिख सकते हैं जैसा ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी, यू कैन सी इट विल बी डी, दिल्ली। तो इनको क्या बोलते हैं मैं थोड़ा आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कीटोन का जब आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हो तो सबसे पहले बनता है हेमी एसिटल, ठीक है, सॉरी इट्स कीटोन सो इट विल बी हेमी कीटल। और फाइनली जब आप नेक्स्ट मोल के साथ रिएक्शन करते हो, जब 2 ईथर ग्रुप आ जाते हैं ऊपर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटल, ठीक है। दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो हमारा फाइनल आंसर ये है जो आपको डी ऑप्शन में दिख सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 75 में आते हैं। अब अगर बात करें 75 की, द जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमको एक ही फंडा चाहिए, कार्बन जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इन ऑप्शन से ये देख सकते हैं कि अल्टीमेटली 5 ही ग्रुप लिया गया है, मतलब 5 ही कंपाउंड लिया गया है, उनका ही रिएक्टिविटी चेक हो रहा है। तो हम लोग जैसे एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, या मैं पहले ऑप्शन से ग्रुप्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, RCOH जहाँ R एल्काइल ग्रुप है, उसके बाद एराइल, या आप बोल सकते हो एरोमेटिक भी बोल सकते हो या एराइल भी बोल सकते हो, बेंजीन।
इट इज़ नथिंग बट बेंजल्डिहाइड ओनली। और उसके बाद कीटोन आ गया और लास्ट में बेंजोफिनोन। तो हमें इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोला है। तो आप लोगों को पता है ऑल एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन कीटोन्स। तो व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आप लोगों को पता है इनका एल्डिहाइड्स का कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन माइनस आई लगाएगा, ये प्लस आई, ये माइनस आई। और यहाँ पे देखें इसके कंपैरिजन में, मतलब बाकी एल्डिहाइड्स के कंपैरिजन में ये जो बेंजीन होता है, आपको पता है कि यहाँ पे एक तो स्टेरिक फैक्टर है, क्राउडिंग ज़्यादा है, प्लस आप देख सकते हो ये प्लस एम भी लगा सकता है। हालांकि इसके पास माइनस आई की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये बाकी सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से तो ज़्यादा होती है। तो ऑर्डर ये तो रहेगा ही कि फॉर्मल्डिहाइड, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिया है एक्चुअली, क्योंकि हमें चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। तो जितना विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। उसके बाद बेंजल्डिहाइड, तो यहाँ तक तो सेट है। अब आगे अगर बढ़ें तो हमें पता है यहाँ पे ये दोनों प्लस आई ग्रुप हैं, और यहाँ पे देखो आप बोल सकते हो कि सर ये दोनों तो माइनस आई, लेकिन इनका प्लस एम भी तो है। अभी अभी ऊपर देखा था हमने, ये डेल पॉजिटिव को स्टेबिलाईज कर देगा अपने प्लस एम से। प्लस स्टेरिकली क्राउडेड है, आप देखो कितना ज़्यादा क्राउडिंग है। क्या न्यूक्लियोफाइल आराम से आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ऑर्डर आपका हो जाता है कीटोन्स में ये, दिस इज द ऑर्डर। और आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 में ही प्रेजेंट है, ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? फॉर्मल्डिहाइड आ गया, फिर एनीएल्डिहाइड, उसके बाद एराइल एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड आप बोल सकते हो। उसके बाद कीटोन्स में तो मैंने कंपैरिजन बता दिया है। ए असम इज द करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन को जल्दी भी कर सकते हैं। देखो कुछ ऐसे ऑप्शंस थे, जैसे ये बी और सी में आप देखो स्टार्टिंग ही गलत है। डी ऑप्शन में मैं मानता हूँ कि आप सोच सकते थे सर फॉर्मल्डिहाइड तो यहाँ भी है, लेकिन उसके बाद कीटोन आ गया जो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर होगा हमारा। अब क्वेश्चन 76 पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप विल गिव कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड विथ। ये जो कंपाउंड है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंपाउंड का नाम आप जानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं 2,4-DNP। ठीक है, जैसे इसका मैं, आप देखो अल्टीमेटली IUPAC के हिसाब से देखें तो इट इज़ सेकेंड एंड इट इज़ फोर्थ। 2,4-डाइनाइट्रो है, फिनाइल हाइड्राजीन। तो मैंने अगर हाइड्राजीन को यहाँ पे बनाया है तो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे मुझे NO2 को मेंटेन करना होगा। तो इट इज़ 2,4-DNP, दैट इज़ डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। आप लोगों को पता होगा शायद ये ब्रैडीज रिएजेंट होता है। ठीक है, अब इट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। तो बोला है कि कौन कलर्ड कॉम्प्लेक्स देता है, तो एक्चुअली आंसर होगा, आप देख सकते हो, एसिड हैलाइड है, ऑप्शन बी में कीटोन है, ऑप्शन सी में हमारे पास ईस्टर है, ऑप्शन डी में अमाइड है। सिर्फ और सिर्फ कीटोन देगा। बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब आप इसका रिएक्शन एसीटोन से करोगे तो आप देख सकते हो निकलिंग ऑफ पानी, ठीक है, जिससे NO2 और यहाँ पे NH N डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 तो ये ऑरेंज रेड कलरेशन देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 77। इसमें इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट्स A and B आर, हमें एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और डाइल्यूट NaOH दिया हुआ है और बोला है इसका प्रोडक्ट A, उसके बाद हीट कर दिया B बनाइए। तो देखो बड़ा सिंपल है, आप लोगों को पता है डाई कार्बोनिल आ गया और डाइल्यूट बेस है, तो एल्डोल कंडेंसेशन का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, बस अल्फा H होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 2 कार्बोनिल आया तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, देखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन कंडीशन से अप्लाई 5 या 6 मेंबर्ड बनेगा तभी तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल लगेगा। सो द पॉइंट इज, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बनाऊं और इस कार्बोनिल पे अटैक करूं तो इससे यार गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग, नो, द कंडीशन इज 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बनना चाहिए स्टेबिलिटी के वजह से। तो इसलिए आपको न्यूक्लियोफाइल यहीं से बनाना था। तो CO CH2 माइनस, तो अब देखिए आप एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक, और आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे देखो कंपाउंड कैसा बनेगा। 1 और 2 कनेक्टेड है, 2 के पास डबल बॉन्ड है, 1 ने कनेक्शन बनाया 6 से, जिस पे अटैक हुआ है वो O- बन गया। 6 5 से कनेक्टेड है, 5 4 से कनेक्टेड है, 4 3 से और 3 2 से,
और 3 पे हमारे पास 2 मिथाइल है। ये सब ने बनाया होगा, सही है। फाइनली अगर हम लोग देखें इसे प्रोटोनेट करने के बाद आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बना होगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CH3 तो आप देख सकते हो कंपाउंड सही है, बिकॉज अगर ये अल्फा है, ये बीटा पे हाइड्रोक्सी है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। लेकिन उन्होंने बोला है सिर्फ ये ए ही नहीं बनाना है, आपको यहाँ पे हीटिंग भी करना है। तो हीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। E1CB मैकेनिज्म से आप लोगों को पता है डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे ये निकल जाएगा, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है। दिस इज द प्रोडक्ट, सो दिस इज योर बी। तो हमें बोला प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कार्बोनिल के साथ एडजेसेंट पे 2 मिथाइल और बीटा पे हाइड्रोक्सी, यस यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये असम इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि बी में अगर हम देखें, बी में उन्होंने एल्कीन गलत बनाया है, E1CB से कार्बन आयन वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। बाकी सी तो महा गलत, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग, डी भी गलत, ठीक है, क्लियर है। तो जो मैंने बताया ए हमारा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पे OET। अब बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस। H3O+ इज नथिंग बट H+H2। तो आप लोगों को पता ही है, अगर हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो बड़ा सिंपल है, OET है अपने पास, ठीक है। तो वाटर का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है दैट इज OH-, यहाँ पे आके अटैक कर दे और इसको हटा दे, तो जिससे ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड हो COOH। तो अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है, दिस इज नथिंग बट ईस्टर ग्रुप और ये बीटा पे कीटो है, दिस इज बीटा कीटो ईस्टर। बीटा कीटो ईस्टर और कुछ नहीं होता है, क्लेजेन प्रोडक्ट होता है, क्लेजेन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। आपने पढ़ा होगा नेम रिएक्शंस में क्लेजेन कंडेंसेशन, ठीक है। ये क्लेजेन प्रोडक्ट है बीटा कीटो ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो हमारा बना है A, ठीक है। अब हमें बोला है इसका हीटिंग कीजिए। तो जब आप इसका हीटिंग करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, CO2 निकल जाता है, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है साइक्लोपेंटानोन, ये होगा B। तो अगर ऑप्शन में हम लोग देखें, और करेक्ट ऑप्शन इज A असम, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 79 का। 79 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजेल डिहाइड। बेंजेल डिहाइड का हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, इज ट्रीटेड विथ CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड द एडिशन प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड। चलो पहले बना लेते हैं, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे अटैक, पाई इलेक्ट्रॉन इधर, तो इससे बन गया आपका ये इंटरमीडिएट बेंजीन CO- HCH3। उसके बाद बोला ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना है इज सब्जेक्टेड टू एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, H+ दीजिए। तो H+ देने के बाद COH HCH3। तो आप देख सकते हो एक 2 डिग्री अल्कोहल बना है। कैसे बोल सकते हैं 2 डिग्री? क्योंकि कार्बन जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक बेंजीन से और एक ये नीचे मिथाइल से, ठीक है। सो इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। और ये आपने पढ़ा भी होगा शायद, फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड के साथ फॉलोड बाय H+ तब 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, एनी कीटोन रिजल्ट्स इन 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है, सब्जेक्टेड टू एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, अ प्राइमरी अल्कोहल, फिनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आंसर इज C कैलकाटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। हमें दिया गया एक सेकेंडरी अमाइन और इसका रिएक्शन साइक्लोहेक्सानोन के साथ और प्रोडक्ट बनाने दिया, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, यहाँ पे अटैक, पाई इलेक्ट्रॉन इधर, जिससे आप देख सकते हो नाइट्रोजन का कनेक्शन जो है वो कार्बन से हो चुका है O- और ये रिंग बना हुआ है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो विद इन द मॉलिक्यूल बेस क्या करेगा, H को ट्रैप करेगा शेड पर इधर, जिससे नाइट्रोजन तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन रिंग में अगर हम देखें ये ऑक्सीजन भी न्यूट्रल हो चुका है, ये OH बन चुका है, सही है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब हीटिंग इस रिएक्शन में मेंशन तो नहीं है, लेकिन आपको हीट करना ही पड़ता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। तो यहाँ पे सीन क्या है कि अब OH के लिए यहाँ पे तो H है नहीं नाइट्रोजन के पास, तो वो क्या करेगा, अपने एडजेसेंट कार्बन से H को लेगा, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड की वजह से इन और इसकी वजह से अमाइन, तो इनामीन, ठीक है। तो ये इनामीन,
ये आपका प्रोडक्ट है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी कैलकाटा। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे हमें एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, अब इसका सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स दिया हुआ है, हमें रिएक्शन करना है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कीटोन है और ईस्टर ग्रुप है, और हमें बोला है इसका रिएक्शन कीजिए डायोल के साथ। स्पेसिफिकली ये ग्लाइकॉल है, इथेन 1,2 डायोल। तो हमें पता है इसमें कीटोन का रिएक्शन जब हम लोग डायोल के साथ करते हैं तो साइक्लिक कीटल बनता है, ठीक है। तो वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा होगा, ये बनता है, ये X है। अब हमारे पास साइड में ईस्टर ग्रुप है, उसे भी हमें बनाना होगा। चलो अब हमें दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड CH3Mg Br माइनस, वो भी एक्सेस में। जब हमें एक्सेस में दिया है, अब देखो ग्रिग्नार्ड इसके साथ तो रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। ग्रिग्नार्ड भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, नो रिएक्शन। लेकिन ईस्टर के साथ तो रिएक्शन होगा। 1 मोल ऐड करेंगे आप और 1 मोल से निकालेंगे। मतलब ईस्टर में आप लोगों को पता है कि 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप भी मैं कर सकता हूँ। पहला मोल अटैक किया तो पहले कीटोन बनता है, उसके बाद कीटोन पे करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल जैसा चीज बनेगा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं ईस्टर के साथ या कोई भी एसिड डेरिवेटिव के साथ। आपको पता है कि मतलब कोई भी एसिड डेरिवेटिव ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हमेशा 2 मोल्स ही रिक्वायर्ड होगा। जैसे यहाँ पे चलो मैं समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट मोल ग्रिग्नार्ड अगर एक्सेस में दिया है, हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट मोल के साथ जैसे CH2 आप देख सकते हो यहाँ पे CO CH3 फर्स्ट मोल के साथ ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर सेकेंड मोल ग्रिग्नार्ड जब हम ले रहे हैं MgBr, क्योंकि एक्सेस दिया है तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, आप देख सकते हो ये, और यहाँ पे CO माइनस, पहले से CH3 था और नया ग्रिग्नार्ड आके अटैक कर रहा है तो CH3, ये सिनेरियो है, सही है। फाइनली जब हम लोग H प्लस H2, आप लास्ट में देख सकते हो H3O प्लस इज नथिंग बट H प्लस H2O करेंगे तो 2 काम होगा एक्चुअली, ठीक है। आप यहाँ तक मैं पूरा सीक्वेंस बता देता हूँ ताकि आपको पूरा प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। पहले कीटोन के साथ हमने रिएक्शन किया क्योंकि ईस्टर का डायोल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, तो कीटोन का डायोल के साथ साइक्लिक कीटल बना लिया हमने। उसके बाद ग्रिग्नार्ड स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कैसे ईस्टर के साथ रिएक्शन करेगा। फर्स्ट मोल ग्रिग्नार्ड के साथ कीटोन में कन्वर्ट हुआ क्योंकि ग्रिग्नार्ड इस साइक्लिक कीटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और फिर सेकेंड मोल ग्रिग्नार्ड जो है हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि इस कीटोन के साथ रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। किस तरीके से हो रहा है आप देख सकते हो, ऐड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी, वही हमने बनाया है। फाइनली जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 काम होगा। एक तो ऑक्सीजन को H दे दो, कार्बन को OH, यहाँ से भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन को H, कार्बन को OH, ठीक है। एक तो हमारा जेम डायोल, क्योंकि आपने ये चीज़ समझ ही लिया है तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे जेम डायोल कुछ ऐसा बनेगा, OH और यहाँ पे C के साथ ये OH बन गया क्योंकि O माइनस था, H प्लस मिल चुका है, CH3। हम लोग को पता है कि जेम डायोल अनस्टेबल होता है, तो जब वाटर का एलिमिनेशन करेंगे तो डबल बॉन्ड हो, COH CH3 दिस इज द आंसर। तो ये हमें Y मिल चुका है। तो हमारा सही आंसर जो होगा इट विल बी B बॉम्बे। आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन है, B बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82। तो 82 में देखो क्या है, हमारे पास है क्लोरोमीथेन और इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं KCN के साथ। तो SN2 पाथ से आपको पता है कि CN माइनस मिथाइल पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, जिससे CH3CN A बन गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस, तो जब हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम लोग तो हमें पता है साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब एसिटिक एसिड होगा। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, D दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। 83 की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एसिड B क्या बनेगा, ठीक है। तो हमें रिएक्टेंट ये दिया गया है और KCN एक्सेस। तो जब एक्सेस में है तो दोनों Br निकालेंगे और साइनाइड लगाएंगे SN2 पाथ से, ठीक है। तो ये हमारा A है। और हाइड्रोलाइसिस के बाद साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनता है, तो ये हमारा B है। और बोला है कि कॉमन नेम्स कुछ दिए हुए हैं कि ये एसिड कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा 2 COH के बीच में अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 2 कार्बन रहता है तो इसको सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो है A हो जाएगा। 84 बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये तो डायरेक्ट सबने किया होगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन करते हैं और ईस्टर बनाता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, डी सबने मार्क किया होगा। 85 पे आते हैं। 85 में हमें बोला है CH3 CH2COH जब हम रिएक्शन करते हैं क्लोरीन रेड फॉस्फोरस हाइड्रोलाइसिस, तो इससे X क्या बनेगा? तो दिस रिएक्शन इज नथिंग बट हेल वोलार्ड जेलिंस्की HVZ रिएक्शन। तो इसको अल्फा हेलोजनेशन भी बोलते हैं। तो आप बस इसके अल्फा कार्बन में हेलोजन जोड़ दीजिए, तो ये आपका प्रोडक्ट है। तो इसका जो सही आंसर है इट इज डी दिल्ली। दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन बी। अब सेक्शन ए, अब हम लोग सेक्शन बी पे आते हैं। 86 तो हमें बोला गया है ब्रोमोमीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो बिल्कुल ऑप्शन ए से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन है हुन्सडेकर रिएक्शन। तो इसमें ये हटा के हम लोग ब्रोमीन को लगाएंगे तो बिल्कुल ब्रोमोमीथेन बनाया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन बी में अगर देखें कार्बोक्सिलिक एसिड P+Br2 हाइड्रोलाइसिस, तो ये वही हेल वोलार्ड जेलिंस्की है। तो बस अल्फा पोजीशन में आप हेलोजन लगा दीजिए। उसके बाद हमें NaOH कैल्शियम ऑक्साइड हीटिंग दिया है, तो दिस इज नथिंग बट सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, कुछ नहीं, सिंपल CO2 निकाल दीजिए। इससे आप देख सकते हो CH3Br बनेगा। तो दोनों रिएक्शन से जो है, ठीक है, ये सेकेंड वाला सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है और इससे पहले वाला हेल वोलार्ड जेलिंस्की। तो आप देख रहे हो ब्रोमोमीथेन ही बन रहा है हमारा। हमें बोला कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बोथ A एंड B, C कैलकाटा। अब आता है 87, तो ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला हमें दिया है RCOCl, दूसरा हमें दिया है RCOOR, तीसरा हमें दिया है RCONH2, चौथा हमें दिया है एनहाइड्राइड। तो हमें इसका ऑर्डर पूछा है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का। तो हमें पता है द न्यूक्लियोफाइल इज H2 और इनके साथ अगर रिएक्टिविटी की बात है तो सेम, जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा कार्बन, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो हम जानते हैं ये तो -I ग्रुप है क्योंकि R सब में कॉमन है। बाकी ग्रुप्स देख लेते हैं। यहाँ पे लोन पेयर है तो ये क्या लगाएगा? +M। यहाँ पे NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो +M। ये भी क्योंकि इसके पास लोन पेयर है +M। लेकिन भाई लोग यहाँ पे अगर देखें रेट सबसे फास्ट किसका होगा? 1 का, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा विड्रॉ करेगा तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनेगा, तो रेट फास्ट हो जाएगा। और बाकी सब में अगर देखें, इन सब में 3 तो यार लास्ट में होगा क्योंकि ये सबसे अच्छा डोनर है। अब 2 और 4 में अगर देख लें, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा वीक डोनर है कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन। लेकिन इन दोनों में अगर देखें यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो ये डोनर वीक हो जाएगा, और डोनर वीक है तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है? दिस इज द करेक्ट आंसर। तो डोनर वीक है तो क्या, डेल पॉजिटिव को ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर सकेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर है 1423। 1423 इज ए आसाम। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 की अगर बात करें, हमारे पास है साइनाइड, हमारे पास है ग्रिग्नार्ड। ठीक है, रिएक्शन। तो अब देखो सबसे पहले तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो कार्बन के साथ CH3 जुड़ गया, डबल बॉन्ड N पे नेगेटिव। अब ये हमारा बना। तो अब देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमें फाइनल प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पहले तो ये बना, उसके बाद इसको H+ जब देंगे तो ये इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कन्वर्टेड टू इमीन। सही। अब हमें इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, इस तरीके से तोड़ दीजिए। तो आपके पास जो कार्बन है उसके पास 2 OH आ गया। जेमडाइल तो अनस्टेबल होता है तो इससे वाटर निकाल दीजिए, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट विच इज़ नथिंग बट एसीटोन, विच इज़ योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, एसीटोन हमारा ऑप्शन है बी बॉम्बे, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 89 पे आते हैं। तो विच हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं किसी में एच बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इनमें जब आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो वैन डर वाल फोर्सेस जो आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यही फंडा लगेंगे। तो आपको पता है इन सब में सबसे ज़्यादा मोलर मास अगर देखें वो बी ऑप्शन का है। और आप डेटा भी चेक करेंगे तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इट इज़ अराउंड 56 डिग्री सेल्सियस। तो इट इज़ कंपेरेटिवली ग्रेटर देन एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या फिर मीथेन। ठीक है, तो बी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन था, बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे।
विच गिव्स रेसमिक मिक्सचर व्हेन रिएक्टेड विथ HCN। अब देखिए एक फंडा तो सेट है कि अगर HCN के साथ रिएक्शन कर रहे हैं Cn माइनस, तो पहले आयन बनेगा, उसके बाद H प्लस। तो रेसमिक मिक्सचर बनने के लिए एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड में आपने देखा HH सेम हो गया, तो रेसमिक मिक्सचर बनने के लिए कायरल सेंटर चाहिए ताकि एक R फॉर्म एक S फॉर्म बने। तो इनैंशियोमरिक मिक्सचर को ही हम लोग, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर को ही हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तो ग्रुप ही सेम हो गया। मतलब मुझे एक फंडा समझ में आ गया कि अगर ये ग्रुप सेम होंगे कार्बोनिल के साथ तो रेसमिक मिक्सचर नहीं बन सकता। तो ऑप्शन A, B और C बहुत बड़ा मजाक था, ठीक है। ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली डी को लेता हूँ तो आप देखो ग्रुप्स डिफरेंट है। Cn माइनस का अटैक, O माइनस CH3 और Cn, ठीक है। फाइनली H प्लस देने के बाद यहाँ पे कायरल सेंटर है। आपको पता है एक R फॉर्म एक S फॉर्म आ सकता है। तो दिस इज नथिंग बट रेसमिक मिक्सचर। इसलिए हमारा सही आंसर जो है डी दिल्ली हो जाएगा। सही है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं 91। हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटेन 2 ऑन। तो हमारे पास है ब्यूटेन 2 ऑन टू प्रोपानोइक एसिड। तो देखिए ये हमें कन्वर्जन करना है ब्यूटेन 2 ऑन से प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। यहाँ पे मिथाइल कीटो ग्रुप है। अगर मिथाइल कीटो है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, ठीक है। टॉलेंस फेलिंग्स तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये कीटोन है। तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन जो है I2NaOH हीटिंग। तो आपको पता है अगर इसको रिएक्टेंट लेके हम लोग I2NaOH दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, या जिसको हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, अगर ये हम लोग करें तो आपको पता है मिथाइल कीटो का जो सीन है, यहाँ से ब्रेक करेंगे और यहाँ बनाएंगे CH3 CH2 CO O माइनस Na प्लस और साथ में आयोडोफॉर्म। ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये बना। लेकिन आप देख सकते हो ये Na होगा, लेकिन आप देख सकते हो फाइनली हमें ये बोला गया है कि एंड H प्लस ऑप्शन सी में। तो इसको जब H प्लस देंगे तो ये बनता है विच इज नथिंग बट प्रोपानोइक एसिड। यू कैन सी दिस, ठीक है। क्योंकि प्रोपानोइक एसिड बन रहा है तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है। कह रहा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल इन NiCO4। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो sp3 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। NiCO4 में जो CO है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा बेटा वो हो जाएगा 0। तो निकल का अगर हम लोग कन्फिगरेशन करेंगे 28, ठीक है, ये हो जाएगा आर्गन 3D, ठीक है, 8 4s 2 और 4p 0, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट की कहानी है। एक्साइटेड स्टेट में ऑब्वियसली मतलब इसमें अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट में अगर थोड़ा सा देखें तो हो क्या रहा है 3D 1 2 3 4, ठीक है, 4s 1 2 4p पूरा खाली है 1 2 3, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, डोनेट करेगा, ठीक है, अरे पेयर करेगा। तो यहाँ पे बस अंतर ये होता है कि S वाला इलेक्ट्रॉन आकर के पेयर करता है। ये ग्राउंड स्टेट की कहानी, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में जो होगा वो हमारा हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 3D का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा भर जाएगा। और ये हमारा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड पेयर करेगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा हमारा sp3, ठीक है, sp3 हो जाएगा और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ऐसे याद है तो अच्छी बात है, फटाक से आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। और कैसे हुआ ये हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर डी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल ही होगा। देखिए बेटा ऐसा है ना कि साइनाइड, क्रोमियम, मैग्नीज ये सभी जो हैं साइनाइड हो गया और आपका अमोनिया हो गया, ठीक है, और फिर साइनाइड हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आपका वो ये आपका पेयर करेंगे, पेयर करने के बाद ही बनाएगा। पहला ऑप्शन अगर देखेंगे है ना, तो FeCN6 पे 4-, ठीक है। तो FeCN6 पे 4- जो है ये आपका इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो Fe+2 आएगा चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 आएगा। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो आर्गन 3D 6 4s 0
4p0, ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4s पूरा खाली है क्योंकि +2 चार्ज है, ठीक है, और 4p भी खाली है, 4s 3d। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, तो जो होगा हमारा इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाएगा, और ये हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हमारा पेयर कर जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा। D2sp3 होने की वजह से ये इनर डी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब हम लोग Fe+2 का जो है ये कन्फिग्रेशन याद कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3d6, ठीक है। अभी अगर ऑप्शन बी में देखेंगे, मतलब ये तो हो सकता है, ठीक है, ये इनर डी कॉम्प्लेक्स है ना। उसके बाद क्रोमियम को देखेंगे तो क्रोमियम +3 चार्ज आ रहा है बेटा ना, सेकेंड ऑप्शन में क्रोमियम पर +3 चार्ज आ रहा है, तो क्रोमियम +3 जो होगा वो 3d3 होता है ना, 3d3 होगा बेटा। तो ऐसे ही हम लोग देख लेंगे, बार बार इतना बार बनाने की जरूरत है नहीं। 1 2 3, तो इसमें आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो अमोनिया, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, भरेगा तो आपका यहीं से बनेगा, है ना। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, है ना, शॉर्ट में हम लोग लिख लेंगे D2sp3, क्योंकि भरेगा आपका यहीं से, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड, उसको इधर से पेयर कराने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे वीक फील्ड अमोनिया की जगह अगर क्लोरीन रहता, फ्लोरीन रहता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तब भी ये वाला ऑर्बिटल जो दोनों लास्ट वाले जो है ना, ईजी ऑर्बिटल खाली रहते हैं और पेयरिंग यहीं से शुरू होती है और इनर डी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि मोर देन 1 तो होता नहीं है नीट में, तो ऑप्शन सी भी हो ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी का हम लोग निकाल कर देख ही लेते हैं एक बार। मैग्नीज पर, है ना, मोर देन 1 तो नहीं होता बेटा, लेकिन गलत हो जाता है, तो एक बार अपने समझदारी के लिए चेक कर लीजिए कि हाँ क्या होगा। Mn+3 पर अगर निकालेंगे तो मैग्नीज पर, यहाँ पर मैग्नीज +3 आएगा, तो मैग्नीज +3 का अगर हम लोग निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 4s2 3d5, है ना। 4s2 से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 3d5 से आपका 1 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3d4। तो 3d4 और ये साइनाइड है बेटा ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा तो ये खाली हो जाएगा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब D2sp3, है ना। क्योंकि हमको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग हो गई कि साइनाइड पेयर कराएगा, तो पेयर कराएगा तो लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल है ना, पहले ऑप्शन में भी खाली दिख रहे हैं हमको, है ना, दूसरे ऑप्शन में भी, ये तो खाली होना ही चाहिए, वैसे भी खाली होगा, ठीक है। और उसके बाद ये D4 होगा, 3d4 होगा, तो ये पेयर करके आएगा, तो यहाँ पर जो हमारा ईजी वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली हो जाएंगे, तो ये भी इनर डी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94 कह रहा है कि विच रिएजेंट कैन बी यूज टू Na+2 आयन, ठीक है। Na+2 का जो टेस्ट होता है बेटा ना, Na+2 जो होता है इसका एक ही टेस्ट होता है। Na+2 जो है ना, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन के साथ मिल करके NiDMg ट्वाइस बनाता है, ठीक है, NiDMg ट्वाइस बनाता है, और इसका रोजी रेड प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। ये अगर आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो रोजी रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, और इसमें कह रहा है कि Na+2 को किससे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, रेसोर्सिनॉल से तो करेंगे नहीं, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीम से करेंगे। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीम इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना देता है बेटा, और ये कॉम्प्लेक्स हमारा कितना होगा, 4 को। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीम क्या होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्लाइऑक्सीम बेटा ये होता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सल से बनता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीम, ठीक है। डबल बॉन्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड ओ रहता है, मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा NH2, ठीक है, OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ अगर आपका इसका रिएक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 वाटर निकल जाएगा। 2 वाटर अगर हम लोग इसका निकाल देंगे तो ये बन जाएगा डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीम, ठीक है। डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, तो ये हमारा लोन पेयर, ये लोन पेयर, है ना। अब इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम लोग निकाल देते हैं तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। ऐसे मैंने निकाल करके दिखा दिया, तो ये हो गया हमारा डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। अगर यहाँ पर H लगा देते तो डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीम, वो Na+2 के साथ क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसमें 2 जो होंगे 5 मेंबर्ड रिंग बनते हैं और 2 होंगे 6 मेंबर्ड रिंग बनते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये रोजी रेड प्रेसिपिटेट दिखाता है, और ये Na+2 का टेस्ट भी है ना। जिंक+2 और Na+2 ये एक ही ग्रुप में आते हैं, है ना, और कैटायन के ग्रुप में हमारा इसका यही इसका टेस्ट भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या बोला जा रहा है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनोडिक रिएक्शन। ये कितना बकवास सवाल है, कितना आसान सवाल है। कह रहा है कि एनोडिक रिएक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बी सी डी में देखो, आप ध्यान से देखो कि बी में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। सी में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और डी में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उधर जाके इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, ऑप्शन ए में इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है। Ag+1 प्लस, अगर उसको इधर ले आओगे तो Ag+1 + 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो एनोड पे तो रिडक्शन होता नहीं है, तो कह रहा है कौन सा एनोडिक रिएक्शन नहीं है, तो जिस पर रिडक्शन होगा वो एनोडिक रिएक्शन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या है, अ स्पून ऑफ कॉपर है ना इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। कह रहे हैं कि जैसे अगर हमारे पास एक फेरस सल्फेट है ना, FeSO4, ठीक है, इसमें अगर हमने कॉपर का स्पून रख दिया ना इस तरीके से, अब स्पून आप ऐसे बना लो, जैसे बनाना है बना लो, ठीक है। तो ये हमारा कॉपर का स्पून है, ठीक है। कॉपर का स्पून जो है ना हम लोग इसमें रख देंगे फेरस सल्फेट। तो बेटा ऐसा लग ही रहा है कि कॉपर सॉलिड होगा और FeSO4 जो है एक्वस है। तो ये आप बताओ क्या रिएक्शन होगा एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर जो सॉलिड है वो इसकी औकात नहीं है कि इसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये कर ही नहीं पाएगा क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में बहुत ही कम रिएक्टिविटी है, तो इसका क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है ना, और उसमें अगर हम लोग आयरन का स्पून रखते तो ये रिएक्शन होकर के FeSO4 प्लस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता। ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है आयरन की, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा डी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 97 भी आसान क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है ग्रेटेस्ट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डाइल्यूशन अगर हम लोग वॉल्यूम को अगर हम लोग इनफाइनाइट कर देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। ठीक है। कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, यानी कि ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट है ना एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सभी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रॉन्ग तो पहले से ही करता है और वीक भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करने लगता है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा आएंगे। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए अगर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है कि PtNH3 है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है ना वो Cl2 है ना, PtNH3 Cl3। इसको बेटा अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो PtNH3 बहुत ही सिंपल है, इसको लिख लो आराम से। यहाँ पे +3 आएगा, +3 Cl- आएगा। तो आयंस का नंबर कितना आएगा, एक कॉम्प्लेक्स का और ये 3 हमारा जो है ये आयनाइजेशन स्फीयर का बाहर का, यानी टोटल मिला करके 4। इसको हम लोग वॉन्टा फैक्टर से भी देख सकते हैं। जिसका वॉन्टा फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका आपका नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होगा, तो उसमें मोलर कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी या मोलर कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। बी में ऐसे देखोगे तो बी में 2 क्लोरीन बाहर है ना, तो यहाँ पे आयंस 2 क्लोरीन बाहर है, तो एक कॉम्प्लेक्स का और 2 क्लोरीन का अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो टोटल आयंस का जो नंबर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है। इसमें 4 आ रहा है। सी में देखेंगे तो आयनाइजेशन में एक भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं है, ना इधर है ना उधर है, तो कितना हो जाएगा आयंस का नंबर, ठीक है, आयंस एक ही हो जाएगा। आयंस एक मतलब आयंस तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल जो आई की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। और डी ऑप्शन देखेंगे तो अगर डी ऑप्शन को अगर हम लोग देख लेते हैं PtNH3 इस तरीके से, ठीक है, Cl4, ठीक है बेटा, इसको अगर हम लोग आयोनाइज करेंगे एक्वा सोल्यूशन में तो ये PtNH3 पर +4 Cl-। तो यहाँ पर I निकालो चाहे नंबर ऑफ आयंस निकालो, ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 आयंस सबसे ज़्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, है ना। तो कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, डी ऑप्शन का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है। 98 कह रहा है हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कह रहा है MABCD। ठीक है बेटा। तो
इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा MABCD, ठीक है, इस तरीके से बनेगा आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ जो है आपका sp3 शो कर सकता है ना, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो कोऑर्डिनेशन इसमें हम बोल रखा है पहले से कि स्क्वायर प्लेनर, कहीं आपको ऐसा डाउट ना हो जाए कि सर स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ये sp3 हो सकता है। sp3 कर सकता है लेकिन चारों डिफरेंट होना चाहिए। अब चारों डिफरेंट है तो sp3 है नहीं, पहले ही बोल रखा है स्क्वायर प्लेनर। तो प्लेनर बोलते ही क्या हो गया, उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई है ना। ऐसे चारों तो डिफरेंट है लेकिन उसमें एक स्लाइस कट मिल गया ना। जैसे कोई भी चीज़ अगर बीच से अगर काटोगे आप, जैसे यही है तो इसके बीच से अगर काटोगे, अगर कोई भी प्लेन है तो उसको बीच से एक प्लेन आपको मिलेगा जिसको हम लोग स्लाइस कट बोलते हैं। ऐसे एक्सियल तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपको क्या मिलेगा, स्लाइस कट जरूर मिलेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा ही होगा, चाहे कितना भी कुछ कर लो होगा, है ना। तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री जब मिल जाएगा आपको तो आप इसको क्या बोलोगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि एक भी इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, यानी कि 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला जा रहा है, ईएमएफ ऑफ द सेल TL सॉलिड से TL+1 10⁻³ कॉपर +2 से कॉपर, ठीक है। और इसमें दिया है ईएमएफ ऑफ द सेल इज इंक्रीज्ड बाय। देखिए ऐसा है कि इसका अगर हम लोग सेल रिएक्शन लिखेंगे, एनोड का लिखेंगे तो क्या होगा, एनोड का थैलियम सॉलिड से थैलियम+1, ठीक है, एक्वस, यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे तो कॉपर +2 से +2 इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो वैसे तो इसमें जो कंसंट्रेशन दिया है वो जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है कंसंट्रेशन के हिसाब से। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। 2TL सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस इज इक्वल टू 2TL+1 प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। इसका E0 सेल दिया है कितना, 0.83 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि इसका अगर हम लोग नॉन्स इक्वेशन लगेंगे, इस सेल ईएमएफ की वैल्यू लिखेंगे तो E0 सेल माइनस 0.06 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 लॉग ऑफ TL+1 कंसंट्रेशन के पावर 2 अपॉन कॉपर +2 कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बेटा ये तो हमारा 0.83 है, यानी कि ये कांस्टेंट है ना। अब ये तो बदलने वाला है नहीं, इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि 10⁻³ दिया है। वैसे इसके कंसंट्रेशन को अगर आप बढ़ाओगे, TL+1 का कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे और कॉपर बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इस ओवरऑल की वैल्यू बढ़ेगी, ओवरऑल की वैल्यू बढ़ेगी तो E0 सेल जो है वो आपका, E0 सेल तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में से जो बढ़ी हुई वैल्यू अगर माइनस करेंगे, ज़्यादा बढ़ी हुई वैल्यू को माइनस करेंगे तो ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब ई सेल कम होगा तो हमको इसको घटाना पड़ेगा, है ना। इसको हमको बढ़ाना नहीं है बेटा, इसको हमको घटाना है। और कॉपर +2 के कंसंट्रेशन को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू बढ़ेगी, इस पूरे की वैल्यू घटेगी, इस पूरे की वैल्यू घटेगी, मतलब TL+1 बढ़ाएंगे तो इस पूरे की वैल्यू बढ़ेगी और TL+1 घटाएंगे तो इस पूरे की वैल्यू घटेगी। तो जब कांस्टेंट में से जो घटी हुई वैल्यू माइनस करेंगे, डिक्रीज्ड वैल्यू माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी कि इसको हम लोग घटा सकते हैं और इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल बढ़ेगा, है ना। इसको बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपर +2 को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और TL+ को डिक्रीज करेंगे, तभी ये पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये ई सेल इंक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, हाँ। तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन 100। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 नॉर्मल CH3COOH एंड at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 80 एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 400। यूनिट नहीं दिया है फिर भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोल ही दिया है ना। तो लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट जो है वो दिया है हमको कितना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि नॉट हम लोग बोल सकते हैं, वो दिया है 400। और लैम्डा इक्विवेलेंट दिया है ना, किसी भी कंसंट्रेशन यानी कि 0.1 कंसंट्रेशन पे ये दिया है 80। बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एकदम सिंपल फार्मूला होता है लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इक्विवेलेंट तो सिलेबस में है ही नहीं, तो बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिलेबस में रहे ना रहे, क्योंकि CH3COOH जो है वो क्या है, मोनो बेसिक एसिड है, तो उसकी वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगी। तो वहाँ इक्विवेलेंट की जगह मोलर भी दे देगा आपको, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई, है ना, 400,
तो ये हो जाएगा 1/5 यानी कि हो जाएगा 0.2 यानी 20% आएगा। हमको डेसिमल में ही दिया तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये डिस्कशन हो गया समाप्त। ठीक है, आज जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है, मेरे हिसाब से पेपर थोड़ा आपको लगा होगा कि यूजुअल से थोड़ा क्वेश्चंस कुछ टाइम टेकिंग हो सकते हैं, बट ये पेपर का मोटिव यही है कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस का एक आइडिया मिले। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा रहा होगा और आप बाकी जो कुछ क्वेश्चन जो हैं कॉन्सेप्चुअल थे, कुछ फार्मूला बेस्ड थे, तो फार्मूले को आपको रिकॉल करना है। कुछ आपने जो फार्मूला जिस तरीके से पढ़ा होगा उसको आप अप्लाई कर लीजिए। और ऊपर से ये चैप्टर भी थोड़ा सा अच्छा चैप्टर ही माना जाता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना ही है। आगे आप और अच्छा करेंगे, मुझे पता है। मेरे ख्याल से तो ये पेपर इजी और मॉडरेट के बीच में था, तो होपफुली आपका पेपर अच्छा हो, है ना। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।